हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। ह्यूमन जेनेटिक्स एक्चुअली में ह्यूमन के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है उन्हीं की स्टडी या एनालिसिस को बोला गया है। इसको स्टडी करने के दो मेथड्स हैं। ये दोनों इनडायरेक्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला है पेडिग्री एनालिसिस और दूसरा जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। तो हम पहला बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस की। जो पेडिग्री है उसी का दूसरा नाम फैमिली ट्री है, उसी को फैमिली ट्री बोला जाता है। ये एक्चुअली में एक रिकॉर्ड होता है जो कि किसी फैमिली में अगर कोई डिजीज या फिर कोई जेनेटिक कैरेक्टर, कोई डिजीज या फिर जेनेटिक कैरेक्टर जो है ये दो या दो से अधिक जनरेशन में सीन हो रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो उसके रिकॉर्ड, उसको एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसको हम पेडिग्री या फिर फैमिली ट्री बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर सर्कल बनाया हुआ है तो वो फीमेल को शो करता है और फीमेल में भी नॉर्मल फीमेल। ऐसे ही अगर एक स्क्वायर बना रखा है तो नॉर्मल मेल को शो करता है। सर्कल है और कलर्ड है तो अफेक्टेड फीमेल यानी कि डिजीज फीमेल को शो कर रहा है। स्क्वायर है और कलर्ड है तो ये अफेक्टेड मेल यानी कि डिजीज मेल को शो करता है। और ऐसे ही अगर स्क्वायर है या सर्कल है और हाफ कलर्ड है, हाफ कलर्ड होने का मतलब कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है, तो ऐसे इंडिविजुअल जो है कैरियर होते हैं। तो ये होता है किसके लिए, तो कैरियर फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए कैरियर होते हैं। ऐसे ही अगर सर्कल है और बीच में एक डॉट बनाया हुआ है तो ये होता है कैरियर फीमेल ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के लिए कैरियर फीमेल होती है। ऐसे ही अगर टिल्टेड स्क्वायर बनाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सेक्स जो है अनडिटरमाइंड है, सेक्स उसका अनस्पेसिफाइड है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हमको कुछ पता नहीं है। तो जो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड वाला जो सिंबल है इसी के बीच में कुछ नंबरिंग कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 अनइफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स हैं ये। अगर मेल या फिर फीमेल का सिंबल बना के बीच से डायगनली कट कर दिया है तो वो डेथ ऑफ इंडिविजुअल को शो करता है। अगर पेंडुलम टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो इसको एबॉर्शन बोल देते हैं या स्टील बर्थ बोल देते हैं। स्टील बर्थ यानी कि जो फीटस है उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ही मौत हो जाती है। अगर मेल और फीमेल सिंबल बना करके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रखा है तो ये मैरिज को शो करता है यानी कि मेटिंग को शो करता है। और डबल हॉरिजॉन्टल लाइन अगर है तो ये कॉन्सेंजीनियस मैरिज को शो करता है, मतलब क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग हो रही होती है। अगर दो मेल के बीच में डंडी है और ऊपर से ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, या फिर दो फीमेल्स हैं या फिर एक मेल एक फीमेल्स भी हो सकते हैं, तो इस तरह के जो सिंबल्स हैं वो शो करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस को। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हैं वो आइडेंटिकल्स होते हैं। एक्चुअली में मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं कि एक स्पर्म और एक ओवा का फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट किसी कारणवश से जो है टूट जाता है दो में, तो ये डेवलप होकर के दो अलग अलग फीटस बनाता है और दो इंडिविजुअल पैदा होते हैं, तो उनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोला जाता है। उनके कैरेक्टर सब कुछ मिलते जुलते हैं, केवल फिंगरप्रिंट जो है अलग होता है। और ये केसेस बहुत रेयर होते हैं, जबकि डाइजाइगोटिक ट्विंस वाले केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी को फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोला जाता है। इनमें हॉरिजॉन्टल डंडी नहीं देखने को मिलेगा सिंबल में। ये मेल मेल एक साथ हो सकते हैं, फीमेल फीमेल हो सकते हैं, और मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ये अलग अलग टाइम पे भी पैदा होते हैं या फिर एक साथ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है पेडिग्री एनालिसिस में जो फैमिली ट्री है हमको कुछ इस टाइप की दिखती है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ, तो जो पहला जनरेशन, पहला सिंबल जो लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में मिल रहा है ये फर्स्ट जनरेशन को शो करता है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन। लेकिन जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो सबसे पहले इंडिविजुअल मिलेगा वो फर्स्ट इंडिविजुअल होगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कुछ डिजीज के बारे में। तो जो डिजीज हमको यहाँ स्टडी करनी है वो ऑटोसोमल डिजीज स्टडी करनी है और सेक्स लिंक डिजीज स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम ऑटोसोमल डिजीज को देखते हैं। तो ऑटोसोमल डिजीज को दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला जो है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज और दूसरा जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। अब देखिए, किसी भी जीन के दो फॉर्म होते हैं, एक रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट। तो जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जो रिसेसिव वाला है उसको स्मॉल लेटर से शो करते हैं।
अगर कोई डिजीज डोमिनेंट है तो वहाँ से एक भी अगर कैपिटल ए वाला एलील आया तो डिजीज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई डिजीज रिसेसिव वाला है तो वहाँ एक आने से इंडिविजुअल कैरियर हो सकता है लेकिन डिजीज नहीं होगा। वहाँ क्या होगा कि दोनों ही अगर एलील रिसेसिव कंडीशन में आ रहे हैं तभी इंडिविजुअल में डिजीज होगी। तो इसके लिए सिंबल्स बनाए गए हैं, जैसे कि अगर कैपिटल ए है तो इंडिविजुअल नॉर्मल होगा क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज की हम बात कर रहे हैं। रिसेसिव डिजीज होने के लिए रिसेसिव डिजीज में दोनों ही एलील रिसेसिव होने चाहिए तब जाके इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा यानी कि डिजीज्ड होगा। और अगर एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए आ रहा है तो इंडिविजुअल नॉर्मल हो जाएगा लेकिन कैरियर रहेगा उस डिजीज के लिए। दूसरी तरफ अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट में हमने कहा कि एक भी अगर एलील कैपिटल वाला आ गया तो इंडिविजुअल कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा यानी कि डिजीज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दोनों कैपिटल ए आए हैं तो इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा। एक ए आया कैपिटल और एक स्मॉल ए है तो भी इंडिविजुअल अफेक्टेड आएगा। लेकिन अगर एक भी कैपिटल ए नहीं है, दोनों ही स्मॉल ए हैं तो इंडिविजुअल नॉर्मल होगा। अब दोनों के एग्जाम्पल हम याद करते हैं। तो एग्जाम्पल याद करने के लिए हमने कुछ ट्रिक बनाए हैं, जैसे कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में हमने ट्रिक बनाया है सांप था। एस से हो गया सिकल सेल एनीमिया, ए से हो गया एल्केप्टन यूरिया, एक और ए से हो गया एल्बिनिज्म, पी से हो गया फिनाइल कीटोन यूरिया और था से क्या हो गया थैलेसीमिया। ऐसे ही ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज को याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाया है HMP। ग्लाइकोलिसिस को ही HMP पाथवे बोला जाता है, तो वहाँ से हम याद रखेंगे HMP। H से हो गया हंटिंगटन कोरिया, M से हो गया मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और P से हो गया पॉलीडेक्टाइली। दूसरा जो है हम पढ़ते हैं एक्स सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड होगा और वाई लिंक्ड होगा। अब हम एक्स लिंक्ड की अगर बात करें तो एक्स लिंक्ड भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव का। यहाँ पे दो एलील शो किए गए हैं, एक जो है एक्स से एसोसिएटेड ए एलील है, एक में नहीं है उसको प्लस से लिख दिया गया है, या फिर हम डायरेक्ट जो है इसको एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम चूंकि एक्स प्लस लेके चल रहे हैं तो रेसेसिव कंडीशन में हम यहाँ पे एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। मतलब एक्स से अगर 2 बार आ रहा है तभी इंडिविजुअल जो है, मतलब यहाँ फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल, क्योंकि एक्स फीमेल में पाया जाता है और एक्स वाई मेल में पाया जाता है। तो अगर एक्स से फीमेल में आ रहा है तब तो ये अफेक्टेड होगी यानी कि डिजीज फीमेल होगी। अगर केवल एक्स ए सिंगल है, एक है और दूसरा एक्स या एक्स प्लस प्रेजेंट है तो नॉर्मल होगी फीमेल लेकिन कैरियर का काम करेगी। और दोनों एक्स प्रेजेंट है या एक्स प्लस लिखा हुआ है तो नॉर्मल फीमेल होगी, डिजीज नहीं होगी उसको। लेकिन वाई क्रोमोजोम तो वाई लिंक्ड वाला है नहीं, यहाँ पे हम एक्स लिंक की बात कर रहे हैं तो वाई पर कोई एलील नहीं होगा। एक्स पे अगर एक एलील प्रेजेंट है तो यहाँ पे अपना कैरेक्टर शो करेगी और वो अफेक्टेड हो जाएगा क्योंकि रिसेसिव की हम बात कर रहे हैं। और एक्स प्लस यहाँ डोमिनेंट है तो डोमिनेंट केस में ये नॉर्मल होगा मेल। इसको याद करने के लिए हमने एग्जाम्पल ट्रिक बनाया है हाईली डिमांडेड गुड एंड कलरफुल एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो एच से क्या हो गया, एस से हो गया हीमोफीलिया, डी से हो गया डीएमडी यानी कि डोचेनिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अच्छा, गुड में जी है तो जी से याद रखेंगे G6PD यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और कलरफुल में कलर आ रहा है तो कलर से याद रखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर में एक्स से वो रिसेसिव एलील है, एक्स प्लस को हमने डोमिनेंट बोला, तो जहाँ भी एक्स प्लस प्रेजेंट होगा वो फीमेल हो चाहे मेल हो कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड यानी कि डिजीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स प्लस प्रेजेंट है तो ये फीमेल जो है अफेक्टेड होगी यानी कि डिजीज होगी। यहाँ पे एक सिंगल एक्स प्लस भी आ गया लेकिन ये डोमिनेंट है, इस वजह से जो है यहाँ पे फीमेल कैसी हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। और यहाँ पे कोई एक्स प्लस प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक्स से दोनों जो है रेसेसिव वाले एलील प्रेजेंट हैं तो फीमेल कैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। मेल की बात करें तो एक एक्स प्लस आ गया मतलब ये अफेक्टेड यानी कि डिजीज होगा। और यहाँ पे कोई एक्स प्लस नहीं है, सिर्फ एक्स ए प्रेजेंट है जो कि रेसेसिव एलील है, इसलिए मेल यहाँ पे नॉर्मल होगा। मेल के केस में कैरियर नहीं होता है एक्स लिंक्ड में। इसका एक ही एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में याद रखना है, सूडो रिकेट्स। सूडो रिकेट जो है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट भी इसको बोलते हैं।
अच्छा, अब वाई लिंक्ड वाले की बात करें तो वाई लिंक्ड के एग्जाम्पल नहीं याद रखना है, बस हमको ये याद रखना है कि वाई लिंक्ड में अगर फादर अफेक्टेड है तो सारे के सारे उसके जो सन्स होंगे वो अफेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पे फादर अफेक्टेड है तो इसके दोनों सन्स अफेक्टेड हैं। अब यहाँ पे ये फादर की तरह काम कर रहा है तो फादर अफेक्टेड है तो इसके दोनों सन्स अफेक्टेड हैं। यहाँ पे ये फादर अफेक्टेड है तो इसके सन अफेक्टेड हैं। मतलब पूरे के पूरे मेल में ही ये चल रहा है डिजीज, फीमेल में कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद से है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मैटरनल, मैटरनल मतलब माता से, तो माता से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे मदर अगर बीमार है तो मदर बीमार है तो सारे के सारे उसके बच्चे बीमार होंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक लिखा है ना। तो जब सेल डिवाइड होता है तो साइटोप्लाज्म का भी इक्वल डिवीजन होता है। तो जाइगोट जब डिवाइड होगा तो उसमें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में तो साइटोप्लाज्म जाएगा। इस वजह से अगर फीमेल यानी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखने को मिल रहा है तो अगर मदर बीमार है तो सारे के सारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी मदर बीमार है तो इसके सारे बच्चे बीमार हैं। अब पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए हमने 4 रूल बनाए हैं। ये 4 रूल को हम अप्लाई करेंगे और इसमें से हम अपने ऑप्शन को छांट लेंगे कि कौन सा करेक्ट होगा। तो जो पहला रूल है वो ये है कि अगर दोनों पेरेंट्स बीमार हैं और कोई भी एक भी चाइल्ड अगर अफेक्टेड मिल रहा है, सॉरी, अगर वो दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं और एक भी चाइल्ड अगर अफेक्टेड आ जा रहा है तो वो डोमिनेंट नहीं हो सकता है पेडिग्री। मतलब कि ऑटोसोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक डोमिनेंट दोनों ही पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं और कोई एक चाइल्ड भी जो है नॉर्मल आ गया तो वहाँ पर रेसेसिव पॉसिबल नहीं होगा, चाहे वो ऑटोसोमल रेसेसिव हो या फिर एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 चेक करते हैं, उसके बाद स्टेप 2 चेक करते हैं। अगर इन दोनों में से कोई सा भी कंडीशन मिल रहा है तो सीधे हम स्टेप 3 चेक करेंगे। स्टेप 3 नहीं मिला तो स्टेप 4 चेक करेंगे। इन्हीं चारों से जो है पेडिग्री सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 ही दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है पेडिग्री में तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं उस केस में। लेकिन अगर स्टेप 1 स्टेप 2 में से कोई भी मिला तो फिर हम स्टेप 3 और स्टेप 4 चेक करेंगे। अब एक एक करके इन तीनों की स्टडी करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पे दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं और कोई एक चाइल्ड बीमार है, कोई भी एक चाइल्ड बीमार है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। मतलब कि ये डोमिनेंट वाला पेडिग्री नहीं हो सकता है। मतलब ये कौन सा होगा, रेसेसिव होगा। ये कोई सा भी हो, रेसेसिव हो चाहे ऑटोसोमल रेसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो, रेसेसिव पेडिग्री होगी। यहाँ पे दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और इसका एक चाइल्ड जो है वो नॉर्मल आ गया, मतलब स्टेप 2 यहाँ पे लग रहा है, तो ये रेसेसिव पेडिग्री नहीं हो सकता, तो ये डोमिनेंट की पेडिग्री होगी। ये डोमिनेंट की पेडिग्री होगी, चाहे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, दोनों की पॉसिबिलिटी है। स्टेप 3 और स्टेप 4 से हम चेक कर लेंगे कि कौन सा हो रहा है। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि फादर अफेक्टेड है और डॉटर नॉर्मल है। फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल है, स्टेप 4 अप्लाई हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको देख के हम सॉल्व करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 चेक करेंगे कि क्या दोनों पेरेंट नॉर्मल है। हाँ, दोनों पेरेंट नॉर्मल है। एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड, हाँ यहाँ पे एक चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड है। ये चाइल्ड्स दोनों जो हैं वो अफेक्टेड हैं। तो स्टेप 1 तो लग गया। अब स्टेप 1 जब लग गया तो 3rd और 4th चेक करेंगे। सबसे पहले हम 3rd पे चलते हैं। फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड। यहाँ पे तो फादर नॉर्मल है और डॉटर अफेक्टेड है, तो 3rd वाला लग जा रहा है। मतलब ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव नहीं हो सकता है। तो स्टेप 1 लगा, स्टेप 1 लगा मतलब ये डोमिनेंट नहीं हो सकता है, तो डोमिनेंट वाला पहले ही कट हो गया। और 3rd वाले से हमको पता चल गया कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव नहीं हो सकता है, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव भी कट गया। तो बचा क्या, एक्स ऑटोसोमल रेसेसिव। तो ये जो है ये ऑटोसोमल रेसेसिव का पेडिग्री है। इसमें बात करें अगर तो इसमें स्टेप 1 तो नहीं दिख रहा है लेकिन स्टेप 2 लग रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और एक चाइल्ड नॉर्मल आ गया।
मतलब कि ये रिसेसिव की पेडिग्री नहीं हो सकती, चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो चाहे एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो, तो ये दोनों हम काट देंगे। अब ये डोमिनेंट की पेडिग्री हो सकती है, तो थर्ड और फोर्थ से चेक करेंगे। थर्ड स्टेप पे जाएंगे, देखेंगे फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल तो नहीं है। अच्छा, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, यहाँ मदर अफेक्टेड है, यहाँ मदर अफेक्टेड है और यहाँ सन नॉर्मल है, मतलब थर्ड वाला लग रहा है। मतलब कि ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं हो सकता है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो ऑलरेडी कट चुका है। अब फोर्थ वाला चेक करेंगे, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, यहाँ पे फादर अफेक्टेड है डॉटर नॉर्मल है, मतलब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता। तो बच्चा क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये आंसर हो जाएगा। इसमें पहचानना है, पहले दोनों देखेंगे, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड। कोई यहाँ किसी भी केस में ना तो दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं ना ही दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों ही नहीं लग रहा है। जब दोनों नहीं लगेगा तो उस केस में क्या होगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों ही पॉसिबल होंगे। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसके दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है, सबसे पहले अब हम यहाँ पे स्टेप नंबर 1 चेक करेंगे। स्टेप 1 में कह रहा है कि बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड। तो हाँ, यहाँ देखिए दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, एक चाइल्ड अफेक्टेड है, मतलब कि ये डोमिनेंट की पेडिग्री नहीं हो सकती। तो डोमिनेंट वाला ऑप्शन हम काट देंगे, ये डोमिनेंट वाला कट गया। अब बचा मेरे पास ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो इसको पहचानने के लिए हम स्टेप 3 में देखेंगे एक्स लिंक्ड वाला, कि फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल यहाँ पे है और डॉटर अफेक्टेड है, मतलब स्टेप 3 लग जा रहा है। स्टेप 3 लग जा रहा है मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव की पेडिग्री नहीं हो सकती है, तो ये काट देंगे। बचा क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 1 स्टेप 2 चेक करेंगे। स्टेप 1 क्या है, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, बोथ पेरेंट्स नॉर्मल तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो स्टेप 2 देखेंगे, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, हाँ यहाँ पे दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं। फिर कह रहा है एनी वन चाइल्ड नॉर्मल, हाँ एक चाइल्ड नॉर्मल मिला, तो स्टेप 2 लगा। स्टेप 2 लगा मतलब ये रिसेसिव की पेडिग्री नहीं हो सकती है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव कट गया और एक्स लिंक्ड रिसेसिव कट गया। अब बचा ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये दो बचे ऑप्शंस। तो डोमिनेंट वाला देखो, फोर्थ स्टेप जो फोर्थ है इसमें डोमिनेंट की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, हाँ यहाँ देखो फादर अफेक्टेड है, यहाँ डॉटर नॉर्मल है, मतलब ये स्टेप 4 इसमें अप्लाई हो रहा है। मतलब कि ये एक्स लिंक्ड पॉसिबल नहीं हो सकता है, एक्स लिंक्ड पॉसिबल नहीं होगा तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सॉरी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हम काट देंगे। तो बचा क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की पेडिग्री होगी। अगला स्टेप 1 स्टेप 2 ही हमको सबसे पहले चेक करना है। तो यहाँ ना तो दोनों पेरेंट अफेक्टेड कहीं दिख रहे हैं और ना ही दोनों पेरेंट नॉर्मल दिख रहे हैं, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों ही नहीं लग रहा है। जब दोनों ही नहीं लग रहा है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों ही पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट केस में स्टेप 1 स्टेप 2 चेक करेंगे, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है कहीं भी, हाँ लेकिन यहाँ पे दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं। नॉर्मल मतलब स्टेप 1 लग रहा है, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं और एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड, तो यहाँ पे एक चाइल्ड अफेक्टेड है, मतलब ये डोमिनेंट की पेडिग्री नहीं हो सकती, चाहे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो चाहे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, डोमिनेंट की पेडिग्री नहीं हो सकती। तो डोमिनेंट वाला ऑप्शन हम डोमिनेंट वाला ऑप्शन काट देंगे, डोमिनेंस वाला ऑप्शन कट गया। अब रिसेसिव हो सकता है, तो रिसेसिव के लिए स्टेप 3 चेक करेंगे कि फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, देखो यहाँ पे फादर नॉर्मल है डॉटर अफेक्टेड, मतलब जो स्टेप 3 है वो अप्लाई हो रहा है, अप्लाई हो रहा है मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कट करेंगे, बचा गया ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव की पेडिग्री होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव इसका आंसर जाएगा। अब ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसमें चेक करेंगे सबसे पहले स्टेप 1 लगाएंगे कि बोथ पेरेंट्स नॉर्मल एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड। तो यहाँ बोथ पेरेंट्स हमको नॉर्मल दिख रहे हैं, यहाँ दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, एक चाइल्ड अफेक्टेड दिख रहा।
यहाँ भी दोनों पेरेंट नॉर्मल है, एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड दिखा, मतलब स्टेप 1 अप्लाई हो रहा है। स्टेप 1 अप्लाई होने का मतलब ये डोमिनेंट की पेडिग्री नहीं हो सकती, तो डोमिनेंट वाले ऑप्शन हम कट कर देंगे। अब रिसेसिव चेक करने के लिए स्टेप 3 देखेंगे। स्टेप 3 क्या कहता है कि फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। फादर नॉर्मल यहाँ है, यहाँ डॉटर अफेक्टेड, हाँ देखो यहाँ फादर नॉर्मल मिला और डॉटर अफेक्टेड यहाँ मिली, मतलब स्टेप 3 भी अप्लाई हो रहा है। जब स्टेप 3 अप्लाई हो रहा है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं हो सकता है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला काट देंगे। ऑप्शन हमारा आ गया ऑटोसोमल रिसेसिव। इस क्वेश्चन में जो पेरेंट्स हैं ना तो दोनों अफेक्टेड हैं और ना ही दोनों नॉर्मल हैं, तो मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों ही अप्लाइड नहीं हो रहा है। दोनों अप्लाइड नहीं हो रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि हर एक जनरेशन में जितने सन हैं सारे के सारे बीमार हैं। यहाँ पे ये सन बीमार है, यहाँ पे ये सन बीमार है, यहाँ मतलब सारे के सारे मेल बीमार है। यहाँ पे फादर बीमार है, उसके सन्स बीमार है, यहाँ पे ये फादर बीमार है तो ये उसका सन, सारे के सारे अगर हमको मेल बीमार दिख रहे हैं तो ये वाइल्ड लिंक्ड पेडिग्री होगा। ये हमने पढ़ा था शुरू में ही। इस केस में बोल रहा है कि गिवन पेडिग्री शोज द इनहेरिटेंस ऑफ एल कैप्टन यूरिया। तो सबसे पहले एल कैप्टन यूरिया क्या है भैया? एल कैप्टन यूरिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का मतलब कि जो रिसेसिव एलील होगा दोनों अगर हैं, जैसे स्मॉल ए तभी डिजीज होगी, तभी इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे। और इसमें हमको सबका जीनोटाइप लिखना है, सबका जीनोटाइप लिखना है। तो जहाँ जहाँ डिजीज शो किया गया है सबसे पहले हम वहाँ स्मॉल ए लिख देंगे हर जगह। तो हम यहाँ लिख देंगे स्मॉल ए, यहाँ लिख देंगे स्मॉल ए, यहाँ लिख देंगे स्मॉल ए, और नीचे से हम ऊपर की तरफ सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल के केस में या तो कैपिटल ए हो सकता है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। यहाँ पे भी कैपिटल ए हो सकता है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। यहाँ भी कैपिटल ए हो सकता है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। यहाँ भी कैपिटल ए हो सकता है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। यहाँ भी कैपिटल ए हो सकता है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। अब हम चेक करेंगे कि किसका कौन सा जीनोटाइप है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए इसके हम पेरेंट्स को देखेंगे। तो इसके पास दोनों स्मॉल ए है, और इसके पास इन दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। अगर इन दोनों में से कुछ भी एक है तो एक स्मॉल ए तो इससे आएगा ही आएगा। अब चाहे यहाँ से एक कैपिटल ए आए, चाहे एक स्मॉल ए आए, तो ये नॉर्मल है। मतलब यहाँ से अगर स्मॉल ए आया है, अगर यहाँ से स्मॉल ए आया है तो यहाँ से कैपिटल ए आया होगा। तो इसका जो जीनोटाइप है वो ये हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए नहीं होगा। अब इसका चेक करने के लिए हमको इसके पेरेंट्स को देखना होगा। इसको पेरेंट्स को देखते हैं तो ये जो है नॉर्मल है। तो नॉर्मल का दो केस है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पेरेंट्स में देखेंगे, पेरेंट अगर दोनों, ये पॉसिबिलिटी है कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों में है, तब भी इसकी दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। और इसके पेरेंट्स का हम निकालेंगे इसके प्रोजेनी से, मतलब इसका एक स्मॉल ए इससे आया होगा, इसका एक स्मॉल ए इससे आया होगा, और दूसरा स्मॉल ए इससे आया होगा। मतलब ये दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए। तो ये कैपिटल ए नहीं हो सकता है। इसका पॉसिबिलिटी कैपिटल ए स्मॉल ए का है, और इसका भी कैपिटल ए स्मॉल ए का है। तो ये हो गए जीनोटाइप सारे के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन पेडिग्री शोज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ बात कर रहा है कलर ब्लाइंडनेस की, और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। मतलब अगर फीमेल है तो दोनों एक्सी होगा तभी अफेक्टेड होगी, और अगर मेल है तो एक भी एक्सी आ गया तो अफेक्टेड यानी कि डिजीज होगा। अब सबसे पहले हम डिजीज वाले की जीनोटाइप लिख लेते हैं। यहाँ पे मेल है मतलब ये क्या है, एक्सी वाई होगा, ये एक्सी वाई होगा, ये एक्सी वाई होगा, और ये एक्सी होगा। अब जो नॉर्मल है उनका निकालना है। तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। नॉर्मल में एकदम नॉर्मल हो सकती है फीमेल, मतलब एक्स प्लस हो सकती है, या फिर एक्स प्लस
XC हो सकता है कैरियर। ये दो केसेस हैं, अब देखेंगे कौन सी होगी। इसमें देखो एक XC तो इससे आया होगा, इस फादर से एक XC आया होगा, मतलब एक XC इसमें दिखेगा। और यहाँ पे जो है X प्लस या X प्लस भी हो सकता है, या फिर X प्लस XC भी हो सकता है। तो यहाँ से भले ही X प्लस आया हो, लेकिन यहाँ फादर से XC तो आया होगा, इसलिए इसकी जीनोटाइप ये होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही अब यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ XC जो है मदर से आया होगा, तो एक तो XC होगा और एक X प्लस मान लो फादर से आया है, तो ये इसकी जीनोटाइप हो गई। तो फादर का क्या हो जाएगा, X प्लस वाई भी हो सकता है, X प्लस वाई ही होगा क्योंकि ये नॉर्मल है। अगर XCY होता तब तो ये डिजीज हो जाता। और यहाँ पे जो फीमेल है, ये एक XC मदर से आया होगा और एक X प्लस जो है फादर से आया है, इसलिए इसका जीनोटाइप ये हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा, इसका जीनोटाइप ये होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो पेडिग्री दिया हुआ है वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का है। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। डोमिनेंट मतलब एक भी एलील अगर डोमिनेंट फॉर्म में हो जाएगा तो डिजीज देखने को मिलेगी, इसलिए कैपिटल ए है तो अफेक्टेड लिखा है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी अफेक्टेड है, लेकिन स्मॉल ए अगर कहीं आया मतलब दोनों रेसिसिव कंडीशन है तो नॉर्मल होगा। तो जहाँ पे नॉर्मल वाले हैं पहले उनका हम लिख लेते हैं, तो ये स्मॉल ए होगा, ये स्मॉल ए होगा, ये स्मॉल ए होगा। अब जो डिजीज वाले हैं उनका लिखते हैं, तो ये कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। अब चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, यहाँ भी कैपिटल ए लिख लेंगे और कैपिटल ए स्मॉल एक एक करके हम बाद में चेक कर लेंगे कि कौन सा बच रहा है कौन सा कट जा रहा है। कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। चलिए अब देखते हैं, ये जो डिजीज मेल है इसमें एक स्मॉल ए तो मदर से आया होगा और जो कैपिटल ए है वो फादर से आया होगा, तो फादर के पास कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों ही पॉसिबिलिटी बन रही है। ये इसका जीनोटाइप तो होगा लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि मदर से एक स्मॉल ए आएगा ही आएगा, तो ये वाला कट गया। फिर इसको चेक करते हैं, तो इसका एक स्मॉल ए फादर या मदर से आया होगा और एक कैपिटल ए जो है वो कहाँ से आया होगा, या तो फादर से आया होगा या फिर मदर से आया होगा। तो इस वजह से जो इसके फादर और मदर हैं पेरेंट्स हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, उनके पास कैपिटल ए स्मॉल ए होनी चाहिए, तो कैपिटल ए की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। फिर इसको चेक करेंगे, तो अगर ये डिजीज है तो एक कैपिटल ए यहाँ से भी आ सकता है और एक यहाँ से, या फिर एक कैपिटल ए यहाँ से एक स्मॉल ए यहाँ से आ सकता है, या फिर एक स्मॉल ए यहाँ से एक कैपिटल ए यहाँ से, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है दोनों की होगी, तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो है पेडिग्री एनालिसिस खत्म होता है, ये 4 रूल अप्लाई करके, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और वाई लिंक्ड वाला हमको ध्यान में रखना है, तो इससे जो है सारे पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो इसका दूसरा पोर्शन बचा हुआ था पॉपुलेशन जेनेटिक्स वाला, अब हम उसकी स्टडी करते हैं। तो पॉपुलेशन लेवल पे अगर हम किसी जेनेटिक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोला गया है। इसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। तो जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो किसी पॉपुलेशन में जो टोटल एलील्स प्रेजेंट होते हैं उसमें किसी एक एलील की अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, एक एलील का फ्रीक्वेंसी कहलाता है जीन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन एलील का फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ द गिवन एलील अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो कौन दिया था, या हार्डी विनबर्ग लॉ की हम बात करें कि हार्डी विनबर्ग लॉ कौन दिया था, तो नाम से ही पता चल रहा है हार्डी और विनबर्ग। जो हार्डी थे वो ब्रिटिश के मैथमेटिशियन थे और विनबर्ग जो है वो जर्मन फिजिशियन थे। ये रूल कहता है कि किसी आइडियल पॉपुलेशन में
जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील है वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहता है। और आइडियल पॉपुलेशन इन्होंने किसको माना है, एक आइडियल पॉपुलेशन ऐसा पॉपुलेशन को माना है जिसका सैम्पलिंग जो है वो बड़ा हो, मतलब जो लार्ज साइज का हो, पॉपुलेशन जो है कैसा हो, लार्ज हो, वहाँ पे कोई भी नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट ना कर रहा हो, कोई माइग्रेशन देखने को ना मिल रहा हो, कोई म्यूटेशन ना हो रहा हो, और उनके बीच में जो है रैंडम मेटिंग हो रहा हो, तो ऐसे पॉपुलेशन को आइडियल पॉपुलेशन बोला गया है। और इसमें अगर एलील जो है वो कांस्टेंट रह रहा है जनरेशन टू जनरेशन, तो यही कहलाया है हार्डी-विनबर्ग लॉ। इन्होंने इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज किया है। जो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है उसको उन्होंने पी बोला, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को क्यू बोला, और उन्होंने बोला कि अगर दोनों को सम किया जाए, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को, दोनों का सम जो है यूनिटी होता है, मतलब एक होता है। तो उन्होंने कहा कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, और जब उन्होंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर आया, और जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मिला कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, और यही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर वो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप को शो कर रहा है। होमोजाइगस डोमिनेंट ये जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर या ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, हम जीनोटाइप बोल रहे हैं। और जो 2pq है ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप को शो कर रहा है। क्यू स्क्वायर वाला होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप को शो कर रहा है। और अगर पी स्क्वायर प्लस 2pq दे दिया तो ये टोटल जो डोमिनेंट जीनोटाइप होंगे उसके फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो है ये फ्रीक्वेंसी या होमोजाइगस जीनोटाइप को शो कर रहा है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन मतलब आइडियल पॉपुलेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इज 0.7, मतलब क्यू दे दिया हमारे पास 0.7। कह रहा है देन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा है, मतलब हमको क्या पूछा है, पी स्क्वायर पूछा है। पी स्क्वायर पूछा है तो हम जानते हैं कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो q निकाल लेंगे, सॉरी p निकालना है ना, q तो दे रखा है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3, और हमको पूछा है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर दैट इज 0.09। ये इसका सॉल्यूशन भी दिया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन लिख दिया, मतलब कि आइडियल पॉपुलेशन की बात कर रहा है। 1000 इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप इज 0.16, रेसेसिव फिनोटाइप बोल दिया, मतलब क्यू स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है 0.16, तो यहाँ से क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 0.16 यानी कि 0.4। कह रहा है देन फाइंड आउट नंबर ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस में हमारे पास क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों ही थे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे p, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो p इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो p इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर और प्लस 0.4 का होल स्क्वायर दैट इज 0.36 प्लस 0.16, और ये हो गया हमारे पास 6×6=12, हाँ 23145 0.52। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर कितने ऑर्गेनिज्म दिया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है ना 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आ गया क्या 520 ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे नंबर पूछा है। ये सॉल्यूशन दिया है इसका। क्वेश्चन करा कि इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इंडिविजुअल्स, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इंडिविजुअल्स 36% आर एल्बिनिक। एल्बिनिक कैसा डिसऑर्डर है, तो एल्बिनिक एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब इसके जो दोनों एलील हैं वो रिसेसिव कंडीशन में होंगे तभी जो है डिजीज अपीयर होगी, मतलब स्मॉल ए है तभी डिजीज होगी, यानी कि एल्बिनिक होगा पर्सन, यानी कि अफेक्टेड होगा। और इसके अलावा अगर कैपिटल ए है तो नॉर्मल होगा,
कैपिटल ए स्मॉल ए है तो कैरियर होगा, कैरियर होने के साथ साथ ये भी नॉर्मल ही होगा। कह रहा है कि देन फाइंड आउट नंबर ऑफ कैरियर पूछा है एंड नॉर्मल इंडिविजुअल्स पूछा है रेस्पेक्टिवली, और खासकर इसमें नंबर भी पूछा है, ये याद रखना, केवल फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है। तो यहाँ पे स्मॉल ए क्यू को लिख रखा है और कैपिटल ए लिख रखा है किसको, पी को। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया क्या है। तो दिया है एल्बिनिक वाला, मतलब कि स्मॉल ए दे दिया है, ये वाला दे दिया है कितना 36%, इसको लिख सकते हैं 36/100 यानी कि 0.36। तो ए स्क्वायर दे दिया है 0.36, ए को हम पी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पी स्क्वायर कर दिए, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा √0.36 यानी कि 0.6। ये p आ गया तो q निकाल लेंगे, q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - p दैट इज 1 - 0.6 दैट इज 0.4। अब पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैरियर बताइए, तो कैरियर वाले, हाँ एक सेकेंड, नंबर ऑफ कैरियर पूछा है और नंबर ऑफ नॉर्मल पूछा है। तो सबसे पहले कैरियर निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट थे, ये होमोजाइगस रिसेसिव थे, और ये जो है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे या कैरियर थे। तो हमको यहाँ पूछा है कैरियर यानी कि 2pq निकालना है। तो 2pq में 2 रखा, p अभी मैंने निकाला 0.4 और q जो है 0.6 दे रखा है, तो ये सॉल्व करने पे आया 0.48। अब चूंकि यहाँ पे नंबर पूछा है, अगर फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो यही 0.48 में 100 से मल्टीप्लाई करते 48% फ्रीक्वेंसी चला जाता, लेकिन यहाँ नंबर पूछा है तो नंबर के लिए जो टोटल इंडिविजुअल्स हैं 10,000 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 आ गया। तो ये जो 4800 इंडिविजुअल्स जो है टोटल में से 10,000 में से ये कैरियर का काम करेंगे। और नॉर्मल पूछा है तो नॉर्मल में क्या करेंगे, पी स्क्वायर करेंगे और प्लस 2pq करेंगे, कि जो कैरियर हैं वो भी तो नॉर्मल की तरह वर्क कर रहे हैं और पी स्क्वायर वाले तो नॉर्मल हैं ही, तो ये दोनों ऐड करके जो निकाल देंगे वो नॉर्मल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, पी स्क्वायर प्लस 2pq कर दिए, तो p की वैल्यू 0.4 था, स्क्वायर कर दिया आ गया 0.16, और 2pq अभी मैंने निकाला 0.48, दोनों का ऐड किया आ गया 0.64, और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 6400, यानी कि जो 6400 इंडिविजुअल्स हैं वो नॉर्मल हैं, इसमें से कुछ तो एक्चुअल वाले नॉर्मल है और कुछ जो है कैरियर हैं। थैंक यू।